देखिए सीआरपीसी में आपका चार्ज शुरू किया गया था, फिर एक बार दोहरा दिया जाए तब आपका उसको पढ़ाया जाए। देखिए आपका चार्ज फ्रेम करना या आरोप या दोषारोपण का विवेचन करना ये न्यायालय का कार्य है। दोषारोपण का विवेचन या जो चार्ज फ्रेम होगा यहीं से आपका ट्रायल शुरू होगा। यानी कि आपका बताया गया था कि आरोप के विवेचन या आरोप के निर्माण के पहले जितनी न्याय कार्यवाही होती है वह जांच या इंक्वायरी कहलाती है, और आरोप निर्माण के बाद जो न्याय कार्यवाही शुरू होगी वह आपका ये ट्रायल या विचारण कहलाती है। इसके बाद आपका पूछा गया था मैंने इंटरव्यू में कि आप कैसे जांच और विचारण को पृथक करेंगे, तो आपका जवाब रहेगा चार से या आरोप से। आरोप के पहले जांच और आरोप के बाद क्या, विचारण। आरोप का निर्माण, आरोप का मतलब दोषारोपण करना यानी कि इल्जाम लगाना। ये इल्जाम न्यायालय लगाता है, अभियुक्त पर लगाता है और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों की उसे पूर्ण जानकारी देता है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। आडि अल्ट्रम पर्टम यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो, अर्थात अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा उचित ढंग से तभी कर सकता है जब उसे इस बात की जानकारी हो कि किन अपराधों का मुकदमा हमारे ऊपर अब चलने वाला है। तो आरोप का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी दे दी जाए कि तुम्हारे खिलाफ किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, ताकि अभियुक्त अपना बचाव अच्छे ढंग से कर सके। जहाँ तक आरोप के प्रारूप की बात है, आरोप का जो प्रारूप दिया गया है वह 211 से 217 तक में, और उसका संयोजन यानी कि एक जगह कई आरोपों को एकत्र करके और एक साथ मुकदमा चलाया जाए, इसका प्रावधान 218 से लेकर 224 तक किया गया। मन जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे आप दो भागों में बांट देंगे। आरोप की प्रारूप और अंतर वस्तु 211 से 17 तक में, और आरोप का संयोजन एक जगह कंसोलिडेट कर देना, एकत्रित कर देना और एक ही साथ मुकदमा चला देना, ये 218 से लेकर आपका 224 ये बंटवारा कर देंगे। आरोप का जो निर्माण होता है उसका जो मॉडल दिया गया है, मॉडल का मतलब उसका जो आपका प्रारूप दिया गया है वह द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 32 में है। यानी कि द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 32 भी पढ़ना है। तो आइए आरोप अब शुरू किया जाए। सामान्य बातें, हाँ एक दो बातें और हैं सामान्य, उसको हम बता दें। कुछ विचारणों में ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन और बना है, कई बार वो बता दिया जाए फिर एक बार। कुछ विचारणों में आरोप का लिखित में होना अनिवार्य है, तो किस विचारण में आरोप का रिटेन में होना अनिवार्य है, तो आपका जवाब रहेगा सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। यानी कि अध्याय 18 और अध्याय 19 में जो विचारण होगा और आरोप लगाया जाएगा वह विस्तृत होगा, लिखित में होगा, स्पष्ट होगा और काफी व्यापक होगा। लेकिन जो समन मामलों का विचारण हम देखेंगे या समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण देखेंगे, यहाँ आरोप का लिखित में होना अनिवार्य नहीं है,
तो क्या बता देना पर्याप्त होगा? केवल मुख्य मुख्य बातें, यानी कि सारांश। तो किस मामले में आरोप का लिखित सारांश बताना ही पर्याप्त है, लिखित में होना आवश्यक नहीं है। तो दो ट्रायल मारिएगा, या तो समन मामलों का विचारण आएगा या संक्षिप्त विचारण। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी और एपीओ दोनों में आ चुका है, गलत न हो। इसके बाद आरोप में परिवर्तन कब तक किया जा सकता है, ये भी खूब क्वेश्चन बनता है। तो आरोप में परिवर्तन निर्णय के पूर्व कभी भी किया जा सकता है। सेक्शन वाइज याद करके जाइएगा। 216 आरोप में गलती का प्रभाव क्या होगा? तो गलती का प्रभाव आपका 215 में दिया गया है। ये भी सतर्क रहना है। और खुदा बख्श और हैदर बख्श का उदाहरण पूछा जाता है, सब उल्टा पुल्टा हो गया, अभियुक्त भुलावे में आ गया, तो कार्यवाही अवैध। अभियुक्त भुलावे में नहीं आया तो कार्यवाही क्या होगी? वैध। वहीं आपका मैंने भुलावे में आया कि नहीं, 4-5 उदाहरण है, उसको हम बताएंगे 215 में। तो आइए शुरुआत किया जाए आरोप की अंतर वस्तु से। मैं बताया भी था कि यूपीजे में पिछली बार इसी से 3 क्वेश्चन आया था। और पहला क्वेश्चन आरोप की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज कहाँ दिया गया है? 211 में। इसके बाद निर्णय की अंतर वस्तु पूछे तो सीआरपीसी की धारा 354 में आपका पूछा ही जा चुका है। बंध पत्र की अंतर वस्तु पूछे तो सीआरपीसी की धारा 120 में। सीपीसी में भी एक क्वेश्चन जाकर बना था कि वाद पत्र की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा आदेशात के नियम 1 में। सीपीसी में पूछा गया था पिछली बार कि प्लेंट का कंटेंट्स या अंतर वस्तु कहाँ दी गई है। अंतर वस्तु मतलब उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ना आए तो लिख लीजिएगा। अंतर वस्तु माने उसके अंदर क्या लिखा जाएगा। तो आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा ये अभी बताया जाएगा। इसके बाद आपका निर्णय की अंतर वस्तु पूछे सिविल मामलों में अभी पूछा नहीं गया है, यही 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो आप आदेश 20 का नियम 4 मारिएगा, आदेश 20 का नियम 4 सीपीसी का। और अगर डिक्री के अंतर वस्तु पूछ ले, अभी आया नहीं ये क्वेश्चन, तो आदेश 20 का नियम 6 मारना है, यानी कि नियम 6। इतना याद रखिए, पिछली बार जे में इसी से 3 क्वेश्चन आपका आया था, मैं बता दूं। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपका, जो ये आरोप पत्र होता है, माने जो ये आरोप होता है आपका, आरोप पत्र नहीं भाई, आरोप, क्योंकि आरोप पत्र तो आपका पुलिस भेजती है चार्जशीट, तो आरोप कहिएगा, आरोप पत्र नहीं। जो ये आरोप होता है ये फैक्ट इन इशू होता है। फैक्ट इन इशू का मतलब हुआ विवादक तथ्य होता है, यानी कि एविडेंस की धारा 3 में जो विवादक तथ्य की परिभाषा दी गई है, एक पक्षकार डिमांड करे दूसरा डिनाई करे तो उसी से क्या निकलेगा? विवादक तथ्य। अभियोजन मांग करता है कि अभियुक्त ने ये अपराध किया, अभियुक्त को न्यायालय सजा दे। अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध से डिनाई करता है, तो मांग और इनकार हो गया। तो क्या उत्पन्न हो गया? फैक्ट इन इशू। तो क्रिमिनल मामलों में विवादक तथ्य कौन होता है पूछ ले तो आरोप होता है। उसी आरोप के बारे में अब शुरुआत किया जाए। आइए 211 आरोप की अंतर वस्तु। आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा? सब कुछ सही रहता है। जहां से फंसता है क्वेश्चन वह 211 के क्लाज 7 से आपका फंसता है, और वहीं टेक्निकल क्वेश्चन आपका बनता है। लेकिन एक एक शब्दों पर ध्यान देना है।
देखिए भाई, आपका एक एक चीजें बताई जाए, निकाल लीजिए आरोप की अंतर वस्तु। अब सेक्शन निकाल लीजिए 211, और जहां जहां को रिलेट हो आप बेयर एक्ट पर भी वो लिख सकते हैं। देखिए आरोप की अंतर वस्तु, पहला यह है, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यानी कि अभियुक्त ने चोरी किया, कि कुकर्म किया, कि लूट किया, कि डकैती किया, कि उपहत किया है, कि घोर उपहत किया है, आरोप में उस अपराध का क्या होगा, नाम। नाम लिख दिया जाएगा, कौन सा तुम अपराध किए हो। यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, तो आरोप में उसी नाम से नाम दिया गया है, तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। यानी कि अगर कानून ने उस अपराध का कोई स्पेशल नाम दिया है, तो पूरा बेयर एक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। उस अपराध का केवल क्या लिख दीजिए, नाम। जैसे कि अभियुक्त पर आपका चोरी का इल्जाम है, तो पूरा 3 बेयर एक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख दीजिए एक लाइन में, कौन सा अपराध, चोरी। अब घर के बाहर चोरी, तो भाई 379 चोरी। घर में चोरी तो 380 धारा। इसके बाद आपका लिपिक और सेवक द्वारा चोरी तो 381, और चोरी करने गया है, पूरे हथियार के साथ गया है, तो 382। तो धारा भी लिखवाई जाएगी। अभी तो पहले अपराध का नाम चोरी लिख दिया गया। अब चोरी में कौन सी चोरी किया, घर के बाहर किया कि घर में किया, कि लिपिक द्वारा किया गया, अभी आगे आइए। यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई नाम नहीं दिया गया है, तब क्या होगा। तो मान लीजिए कि द बेयर एक्ट लिखा गया है, हेडिंग में किसी अपराध का किसी कानून में नाम ही न दिया गया हो, तब आरोप में क्या लिखा जाएगा। तो नाम तो है नहीं कि लिख दीजिए। तो कानून ये कहता है कि आरोप में आप अपराध की परिभाषा लिख दीजिए। यानी कि अपराध की इतनी बातें लिखिए कि अभियुक्त को पता लग जाए कि किस अपराध का इल्जाम न्यायालय ने उस पर लगाया है। कुछ ना हो तो पूरा बेयर क्या करिए, छाप दीजिए आरोप में। लेकिन ये कब, जब अपराध का कोई स्पेशल नाम दिया गया हो कि न दिया गया हो। न दिया दिया गया है तो उस अपराध का केवल क्या लिखिए, नाम। अगला देखिए, चौथा, वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना अभिकथित है, आरोप में उल्लिखित होगा। तो विधि और विधि की धारा लिखना पड़ेगा। तो विधि लिखवा दिया जाए, भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्या 45, पूरा नाम लिखेगा एक्ट नंबर सहित। आईपीसी 1860 का एक्ट नंबर कितना, 45, ये विधि का पूरा नाम है। और धारा, यानी कि 511 धाराओं में से अगर घर के बाहर चोरी है तो आपका 379 लिख दिया गया। यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्या 45, ये कानून का नाम, और उस कानून की धारा जिसका इल्जाम लगा है। तो घर के बाहर अगर चोरी किया है तो सेक्शन लिख दीजिए 379। इसका मतलब हुआ कि घर से बाहर चोरी का क्या लगा है, इल्जाम। और 380 अगर लिखा रहे तो घर में चोरी, और 300 आपका 81, यानी कि लिपिक या सेवक ने चोरी की है मालिक की संपत्ति। और 382, चोरी तो किया लेकिन हथियार लेकर गया था, यूज करने का समय नहीं आया, मालिक जगह ही नहीं। तो आपका याद रखिए। पांचवा देखिए,
ये सब तो समझ में आ जाता है। पांचवा आपका देखिए, छठवां और सातवां यही थोड़ा कम समझ में लोगों को आता है। यह तथ्य की आरोप लगा दिया गया है, इस कथन के समतुल्य या बराबर है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। इसका थोड़ा मतलब समझिए। यह तथ्य कि किसी धारा का इल्जाम लगा दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उस धारा की जो आवश्यक बातें हैं, एसेंशियल एलिमेंट हैं, उस मामले में क्या होती हैं, पूरी। तो आपका चोरी का लगाइए अपराध और चोरी के आवश्यक तत्वों की पूर्ति कराइए, तो अभियुक्त पर घर से बाहर चोरी का इल्जाम लगता है, यानी कि 379 का। तो कानून ये कहता है, पांचवा खंड, कि ये माना जाएगा कि जो चोरी की शर्तें हैं ये क्या हो गई हैं, पूरी हो गई हैं कि अधूरी, पूरी। तो चोरी की कितनी शर्तें हैं, 5। यानी कि ये माना, ये 5 शर्तें आरोप लगा दिया गया, मतलब कि पूरी हो रही हैं। तो पहला क्या शर्त है, संपत्ति कैसी हो, चल संपत्ति, संपत्ति किसी के क्या हो, कब्जे में हो, कब्जे से कहाँ ले जाया गया हो, बाहर, और कब्जेधारी की सम्मत से कि सम्मत के बिना, सम्मति के बिना। अब यहाँ जो फंसाया है प्री में कि चोरी का कौन आवश्यक तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में 5 में से 4 ऑप्शन दिया था। 4 में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया था कि सम्मत से कब्जे से बाहर ले जाया गया हो। तो जैसे ही कहीं आए कि सम्मत से ले जाया गया हो, तो वहीं चोरी का आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि कब्जा कैसे हटाया जाए, कंसेंट से कि कंसेंट के बिना। तो सम्मत से हटा गया, वो आवश्यकता नहीं है। अब आइए, मैंने आपका कब्जे से बाहर ले जाया गया हो और जिसके जो कब्जाधारी था उसकी सम्मत के क्या हो, बिना हो, सम्मत के बिना हो, और संपत्ति हटाते समय इंटेंशन डिसऑनेस्टली या बेईमानी का रहा हो। तो पांचवा खंड ये बताता है कि अगर आरोप लगा दिया गया है और धारा लिखी गई है 379, इसका मतलब ये हुआ कि ये चोरी का अपराध हुआ और चोरी के जो आवश्यक तत्व हैं वह इस मामले में फुलफिल होते हैं कि नहीं, फुलफिल होते हैं। ये आपका चौथा खंड बता रहा है। पांचवा, छठवां भी पूछा जाता है। आरोप न्यायालय की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, भाषा में। एक एक क्वेश्चन इस पर बनता है, यहाँ कोरिलेट कर लीजिए। कई बार ये भाई क्वेश्चन बना है यूपी से लेकर हर एक राज्य में। जो भी चार्ज लगाया जाएगा वह कोर्ट के लैंग्वेज में होगा, न्यायालय की भाषा में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीसी की किस धारा में न्यायालय की भाषा दी गई है, तो बेयर एक्ट पर ही कोरिलेट करना चाहिए। देखिए तो 272 सही है ना, देखिए देखो भाई, 272 लिखिए उसको। अब देखिए आपका 3-4 क्वेश्चन किस मॉडल से बना है, थोड़ा सतर्क रहना है कि न्यायालय की भाषा सीआरपीसी की किस धारा में। तो भाई धारा रटना पड़ेगा, 272, 272। सिविल न्यायालयों की भाषा सीपीसी की किस धारा में, तो तुरंत सीपीसी कवर करेंगे। और सीपीसी की किस धारा में सिविल न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किया गया है, 137 लिखिए भाई। सीपीसी में लिख लीजिए भाई, ये भी माहौल गर्म है जल्दी ये भी पढ़ते रहिए। आपका 137।
लिख लिए। इसके बाद पूछा 137 सीपीसी की धारा। इसके बाद संविधान में पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 348 348 कोरिलेट कर लीजिए। अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। तो आपका 3 क्वेश्चन आपका पहला तैयार हुआ। ध्यान में अब दूसरा क्वेश्चन आइए। अनुधारा 272 ये बताती है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो दो मॉडल यहाँ बनता है कि राज्य सरकार किस न्यायालय की भाषा का निर्धारण करती है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतर न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों नहीं, केवल किस न्यायालय? सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ। अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा कौन निर्धारित करती है? एमपी ने बनाया। तो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। ये फिर आपका एमपी का एक क्वेश्चन है कि आपराधिक मामलों में सबॉर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से शुरू होते हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आए तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। फिर याद रखिए, आपका सिविल मामले आए तो डीजे मारिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज। और क्रिमिनल मामला आया तो कौन सा? सत्र न्यायालय। अपर कोर्ट दो कोर्ट कहे जाते हैं भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो सुपीरियर कोर्ट है। और लोअर कोर्ट कौन है? कोर्ट ऑफ सेशन से। 4-5 क्वेश्चन बता गया और काफी ये मॉडल बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। जाकर साल पेपर देखिए, एमपी तो भरमार लगाया रहता है ऐसे क्वेश्चनों का। यूपी और आपका और भी पूछा जाता है। तो आपका आरोप किस भाषा में रहेगा? न्यायालय की। न्यायालय की भाषा 272 में दी गई है। कौन निर्धारित करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट की भाषा? आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं। किसकी भाषा? सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट कहाँ से शुरू होता है? कोर्ट ऑफ सेशन से। अगला ये 7वां खंड देखा जाए। यही आपका आपका प्रायर कन्विक्ट देखना है। पहले प्रायर कन्विक्ट को थोड़ा लंबा एरिया है। आपका एविडेंस में एक दिन बताया भी गया था सुबह वाले पीरियड में। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से प्री में लगभग निश्चित ही रहता है कि बन जाए, क्योंकि आपका बिहार एपीओ में बना, झारखंड में भी बना, आपका यूपी में भी, हर एक जगह बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपका प्रायर कन्विक्ट। प्रायर कन्विक्ट का मतलब आपका प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये हुआ पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक बार यह व्यक्ति पहले भी क्या हो चुका है? दोषी हो चुका है। यानी कि किसी अपराध के लिए इसके पहले भी कम से कम एक बार यह व्यक्ति सजा पा चुका है। तो कानून ये कहता है कि एक बार आपको मौका दिया गया, उस मौके में सुधर जाना चाहिए। अगर दोबारा अपराध करके आए हो तो पूर्व दोष सिद्धि करती क्या है? दंड की मात्रा को कम करती है कि बढ़ा देती है? यानी कि इंक्रीज करती है दंड की मात्रा को। यानी कि 3 साल मिलना हो तो 10 साल मिल सकता है, आजीवन कारावास हो। अब पूर्व दोष सिद्धि है तो क्या मिल सकता है? मृत्युदंड। तो दंड की मात्रा चूंकि बढ़ाई जाती है तो पूर्व दोष सिद्धि कब काम करती है? पहले कंसेप्ट बनाइए। पूर्व दोष सिद्धि, मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, एक बार चोरी के लिए दंडित किया गया, ठीक है भाई। फिर ए ने वैसा ही अपराध किया, यानी कि फिर ए ने चोरी की।
तो ऐसी दशा में अब ये दोबारा मुकदमा चल रहा है। फिर न्यायालय ने एक को चोरी के लिए दूसरी बार भी क्या ठहराया? दोषी। यानी कि निर्णय आ गया कि ये चोरी के अपराध के लिए कन्विक्ट किया जाता है। निर्णय के बाद आपका अब दंड देने की बारी आती है। तो निर्णय के बाद और दंडादेश देने से पहले ये पूर्व दोष सिद्धि काम करती है, इसके पहले नहीं। यानी कि निर्णय के बाद और किसके पहले? दंड देने के पूर्व। तो आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का उल्लेख किया जा सकता है कभी भी। फिर एक बार, यानी कि जब आरोप लगाया गया न्यायालय द्वारा और न्यायालय को ये बताया गया कि हजूर पहले भी ये एक बार दोषी हो चुका है, तो न्यायालय ये बात आरोप में लिख सकता है, लेकिन उस समय न तो पढ़कर सुनाया जाएगा, न समझाया जाएगा और न ही पूर्व दोष सिद्धि के बारे में कुछ पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि का काम तब पड़ेगा जब दूसरे मामले में न्यायालय का क्या आ जाए? जजमेंट। और दूसरे मामले में अभियुक्त क्या हो? कन्विक्ट। तो अगर पूर्व दोष सिद्धि छूट गया है तो यही सतर्क रहना है। कब तक आरोप में हम जोड़ सकते हैं? निर्णय के पहले, दंडादेश के पहले। तो कब तक जोड़ सकते हैं? दंडादेश के पहले। जब निर्णय आ गया और ये हो गया कि दूसरे चोरी के दूसरे अपराध के लिए ये दोषी हैं, तब पूर्व दोष सिद्धि दिखाई जाती है और ये मांग की जाती है कि हजूर आईपीसी की धारा 75 के तहत इसकी दंड की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि एक बार घर में चोरी किया और फिर दोबारा घर में चोरी किया है। तो बताइए पूर्व दोष सिद्धि का आरोप कब तक लगाया जा सकता है? निर्णय न मार दीजिएगा, दंडादेश देने के पूर्व कभी भी। ये निर्णय नहीं, ये क्या काम करती हैं? निर्णय के बाद काम इसका आएगा। ये क्या करेगी? दंड की मात्रा को बढ़ा देगी। तो एक बार घर में चोरी किया, दूसरी बार घर में चोरी के लिए दंडित किया जा रहा है, तो धारा 75 आईपीसी कहती है कि अब दंड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और आपका घर में चोरी के लिए 7 साल नहीं, अब अधिकतम आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हो सकती है। यानी कि अचानक बहुत ज्यादा दंड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कब तक आरोप लगाया जा सकता है? फिर मैं बता दूं, गलती यही होगी, निर्णय के पूर्व की दंडादेश देने के पूर्व। तो दंडादेश देने के पूर्व यानी कि जब दंड के प्रश्न पर बहस होगी, उस दौरान अभियोजन ये दिखाएगा कि हजूर इसकी दंड की मात्रा बढ़ाई जाए, क्योंकि पहले भी यह अपराध क्या हुआ है? कर चुका है। तो आपका पूर्व दो सिद्धि जहां पहले बेरक समाप्त कर लिया जाए तब कोरिलेट किया जाए। भाई देखिए आपका महत्वपूर्ण है, इसमें भी देखिए आपका, यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड, ना है तो लिख लीजिए वर्धित मने बढ़ा हुआ, ना तो बैरक पर लिख लिया वर्धित मने क्या हुआ? बढ़ा हुआ। वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है। तो भिन्न प्रकार बताइए। तो अगर कहा जाए कि भिन्न प्रकार के दंड का भागी है, इसका मतलब कि पहले सादा कारावास दिया गया था, अब भिन्न प्रकार मतलब अब कैसा प्रकार हो गया? कठोर या सश्रम। भिन्न प्रकार के दंड का भागी हैं और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के उद्देश्य के लिए साबित किया जाए
जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे। आरोप निर्मित करते समय पूर्व दोष सिद्धि लिख लीजिए, तारीख कब किया गया लिख दीजिए, किस स्थान के न्यायालय ने किया लिख दीजिए, और यदि ऐसा कथन रह गया है तो बताइए कब तक जोड़ा जा सकता है आरोप में। अभी बताया गया कब तक जोड़ा जाएगा, निर्णय के पहले कि दंडादेश देने के पहले। तो पूर्व दोष सिद्धि काम ही कब करती है, निर्णय के बाद, पहले नहीं। निर्णय के बाद काम करेगी। दंड की मात्रा जब बढ़ानी हो तो निर्णय के बाद ये दिखाइए कि ये पहले भी एक बार सजा पा चुका है, अतः इसकी दंड की मात्रा क्या की जाए, बढ़ाई जाए। तो भाई सतर्क रहिएगा। छूट गया है तो कब तक पूर्व दोष सिद्धि को आरोप में ऐड किया जा सकता है, निर्णय के पहले कि दंडादेश के पहले। भाई निर्णय न मार दीजिएगा। आरोप में परिवर्तन कब तक, निर्णय के पहले। लेकिन आरोप में पूर्व दोष सिद्धि कब तक लिखी जा सकती है, दंडादेश देने के पूर्व। भाई निर्णय न मार दीजिए, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, गलती यहीं से लोग करते हैं, याद रखे रहते हैं आरोप में परिवर्तन परिवर्तन। तो यहाँ आरोप में कब तक ऐड हो जाएगा, निर्णय के बाद, लेकिन दंडादेश देने के क्या, पहले। यानी कि जब दंड के प्रश्न पर बहस होती है तब ये पूर्व दोष सिद्धि वहाँ क्या करती है काम। अब पूर्व दोष सिद्धि जहाँ जहाँ है, 2-4 मिनट एक जगह मैं फिर एकत्र करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ला है, बार बार आप रिवीजन करिए तभी दिमाग में बैठता है। और हमारा प्रयास रहता है कि जब जब कोई बात आए, भले 10 बार बताना पड़े, उसको 10 बार बताया जाता है, एक बार भी तो दिमाग में बैठेगी। भाई कब तक नहीं बैठेगी, एक बार तो बैठना पड़ेगा दिमाग में। तो फिर एक बार देखिए आपका पूर्व यानी कि पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ सुसंगत है। तो पहले तो आपका पूछा जाता है एविडेंस में, बिहार एपीओ ने बनाया भी था। और आपका बिहार एविडेंस का देखिए भाई, पहली धारा है सेक्शन आपका 14 का स्पष्टीकरण 2, मन की बुरी दशा के रूप में, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का एक्सप्लेशन नंबर 2 में, यानी कि 2 में पूर्व दोष सिद्धि को रेलेवेंट बनाया गया है। लेकिन रूप भी याद रखिएगा, किस रूप में, तो मन की बुरी दशा, यानी कि आपका अच्छी दशा नहीं, आपका जो मने माइंड है उसकी बैड स्टेट के लिए, बैड दशा के लिए, अच्छी दशा नहीं। इसके बाद आपका जो पूर्व दोष सिद्धि होती है वह धारा 40 में भी सुसंगत है। वह रेस जुडिकेटा के रूप में, सांग न्याय के रूप में। तो एविडेंस की कौन सी धारा में, 40 में क्या दिखाया जाता है कि हजूर हम इसी मामले में एक बार सजा पा चुके हैं, ये पूर्व दोष सिद्धि का निर्णय देखिए, और एक ही अपराध के लिए हमें एक से अधिक बार सजा न दी जाए, क्योंकि एक बार मैं सजा पा चुका हूँ। तो किस रूप में ये पूर्व दोष सिद्धि हो गई, आपका रेस जुडिकेटा, या प्रांग न्याय, या पूर्व न्याय। इसके बाद आपका आता है मामला धारा 54 का एक्सप्लेशन नंबर 2, धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 आता है, जहाँ की बैड करेक्टर के रूप में, अभियुक्त के बुरे सील के रूप में, बैड करेक्टर भाई, अभियुक्त का बुरा सील के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होती है। धारा 54 का एक्सप्लेशन नंबर 2, भाई देखिए एरिया में अलग अलग है, बैड करेक्टर, बुरा सील के रूप में,
तो बिहार में 14 का स्पष्टीकरण 2 पूछा गया था एपीओ में। एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। एक और धारा है आपका 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट, एविडेंस की धारा 153 का एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट में भी प्रायर कन्विक्शन को रेलेवेंट बनाया गया है। वहाँ किस रूप में है, तो वहाँ आपका है कह सकते हैं कि उत्तर का खंडन करने के लिए, भाई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं किस रूप में है, उत्तर का खंडन। यानी कि अगर गवाह से ये, फिर एक बार देखिए इसको, कोई गवाह गवाही देने आया है, वकील साहब ने पूछा कि क्या तुम इसके पहले चोरी के लिए कभी सजा पाए हो, और वकील गवाह ने कहा कि नहीं हजूर, नहीं साहब, मैं क्यों चोरी करूंगा, मैं इसके पहले कभी भी चोरी के लिए सजा नहीं पाया हूँ। तो जो गवाह ने आंसर दिया है, अब उस उत्तर का समर्थन नहीं करना है, बल्कि उस उत्तर का क्या करना है, खंडन। और खंडन करने के लिए अगर वह पहले सजा पाया था तो वह पूर्व निर्णय कोर्ट में क्या किया जाएगा, पेश। तो ये किस रूप में हो गया, गवाह द्वारा दिए गए उत्तर का क्या करना, समर्थन की खंडन। खंडन किस अपवाद में आएगा, 153 का अपवाद नंबर कौन है, फर्स्ट। इसके बाद पूर्व दोष सिद्धि आपका पुलिस अधिनियम में देखी जाती है। पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 मारिएगा, 36 कौन सी धारा है भाई, पुलिस एक्ट की धारा। इसके बाद आपका आईपीसी आ जाइए, और तब आपका सीआरपीसी। आईपीसी में तमाम जगहों पर पूर्व दोष सिद्धि दी गई है। सभी जगहों को कवर करना भाई संभव नहीं है, फिर भी 4-5 मैं उदाहरण जरूर बताता हूँ। पहला आपका जो झारखंड एपीओ ने आप पूछा कि आईपीसी में प्रायर कन्विक्शन किस सेक्शन में दिया गया है, तो आईपीसी की धारा 75 की धारा में दिया गया, आईपीसी में धारा 75 में दिया गया है। ये झारखंड में आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था। फिर आपका पूर्व दो सिद्धि के मामले में 2-3 धाराएं मेन बता रहा हूँ आपका, 292, 293। यानी कि अगर अश्लीलता के मामले में एक बार सजा पाया और दोबारा अश्लीलता का कार्य किया, तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। धारा केवल लिखिए, बहुत डिटेल में नहीं भाई लिखवाया जा सकता। इसके बाद आपका 303 आईपीसी की धारा लिखिए, 303, जो अब अवैध है। मिट्ठू सिंह के केस में अगर एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और मैंने एक बार सजा पाया हुआ है, उसी दौरान क्या करता है, मर्डर, तो उसे कौन सी सजा केवल दी जाएगी, मृत्युदंड। तो इसको किस केस में शून्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज। इसके बाद 303 के बाद 307 का सेकेंड पैराग्राफ वैध है। जो 307 का कौन सा पैराग्राफ देखना है, सेकेंड। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगतने के दौरान मर्डर का प्रयास, मर्डर नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, मर्डर का प्रयास करता है, हत्या का प्रयास करता है, तो अब दंड की मात्रा बढ़ेगी। और अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है, मृत्यु दंड। और एक धारा और आपका दुराचार के मामले में जो पुनरावृत्ति करता है, एक बार दुराचार के लिए सजा पाया, फिर किसी महिला के साथ कुकर्म किया,
आ गया है कोर्ट में, अब दोषी ठहराया गया है तो दंड की मात्रा बढ़ेगी। अब पूर्व दोषी छूट गई है तो दंडादेश देने के पहले क्या की जाएगी, जोड़ दी जाएगी। और अधिकतम कितना दंड मिल सकता है, फांसी की सजा। तो देखिए ई है कि कौन है, ई 376 ई, आईपीसी आपका 376 ई जो रिपीट करता है, यही है ना, देख लीजिए एक बार। अब आइए सीआरपीसी में दो तीन जगह बताया जाए भाई पूर्व दोषी कहाँ कहाँ है। वैसे सीआरपीसी में दायरा थोड़ा सीमित रखा जाए, बहुत लंबा ना चला जाए। एक तो 236 जो आपका पूछा गया था, सीआरपीसी में लिखिएगा 236, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में, एक दो दिन में आ ही जाएगा विचारण भी, कल तो नहीं परसों ही आ पाएगा क्योंकि चार का संयोजन में भी लगता है पूरा समय। 236, 298 लिखिएगा 298। फिर 211 का क्लाज 7, 211 का क्लाज 7। इसके बाद पूर्व दोषित व्यक्ति को पते की सूचना 356, 356 लिखिए धारा, कितना ही लिखिए पर्याप्त है। आगे देखिए आपका, इतना ही रहने दिया जाए भाई, बहुत हो गया, कल आगे अब बताया जाएगा। इसमें थोड़ा बड़ी धारा थी, कोरिलेशन ज्यादा हो गया। इतना भाई याद करके जाइए, एक या दो क्वेश्चन इधर से मिलेगा कोरिलेशन से। पिछली बार जी का इतिहास गवाह है, 25 क्वेश्चन आपका कोरिलेशन से मिला था। मैंने लोग नहीं भी पढ़े थे कोई कानून तो कुछ क्वेश्चन सही मार कर आ गए, बस ये आपका कि कोरिलेशन से। तो एक जगह एकत्र कराने का मतलब कि आपका कर्तव्य है कि भले न समझ में आए, रट्टा भी मारिए। तो कल क्लास चलेगा भाई आगे।